हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए जुड़े आप सभी लोग। आपकी क्लास शुरू है, जुड़ना शुरू कर दें। आपकी क्लास शुरू है। प्रतिदिन सुबह ये कक्षा आपके लिए आती है और 8 बजे मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ अनुच्छेदों के महत्वपूर्ण सीरीज में। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है और आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इसे देख सकते हैं। ये आपके लिए उपयोगी है। एक और अनुच्छेद के साथ मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ रहा हूँ। ये अनुच्छेद जिसके साथ आज आप लोग जुड़ेंगे, जिस अनुच्छेद को आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, ये अनुच्छेद वास्तविक कार्यपालिका से जुड़ी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है, किसे वास्तविक कार्यपालिका के रूप में आप लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है या तो आपने अनुच्छेद गेस कर लिया होगा या नहीं, कुछ तो कम से कम इतना जरूर आपने गेस कर लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री और हम बात करने वाले हैं भारत के मंत्रिपरिषद के रूप में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं अपनी इस क्लास के साथ और इस कक्षा में हम लोग अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, ये दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, ये दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसे हम लोग देखने वाले हैं 74 और 75 के रूप में। आप जानते हैं अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 ये दो ऐसी बातें हैं जिसके अंतर्गत हम लोग अपने वास्तविक कार्यपालिका को देखते हैं। वास्तविक कार्यपालिका कौन है, ये राष्ट्रपति के साथ जोड़ के आर्टिकल 74 में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम अनुच्छेद 74 में क्या है उसे देखते हैं, उसके बाद 75 की बात करेंगे और फिर इसके ऊपर फिर जो संरचना बनती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 74 क्या है? आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए, राष्ट्रपति के सहयोग के लिए, देखिए, राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। देखिए महत्वपूर्ण बात है, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। देखिए प्रधानमंत्री होगा जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। यह महत्वपूर्ण बात है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। यहाँ पर सलाह को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। यहाँ पे जो सलाह है, ये सलाह सलाहकारी है या ये सलाह बाध्यकारी है, ये देखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर दिख गए, प्रधानमंत्री दिख गया। इसी तरीके से एक और पद यहाँ पे आपको दिखा, मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह, ये सलाह कैसी है? तो ध्यान रखिएगा, सलाह 74 में सलाहकारी नहीं बल्कि बाध्यकारी है। ये अलग बात है कि इस सलाह पर पुनर्विचार का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और उसके बाद फिर से क्या है, बाध्यकारी है। ये आप समझ रहे हैं। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अंतर है, वो अंतर अनुच्छेद 74 से ही समझ में आता है कि राष्ट्रपति को क्या करना है और वास्तव में जो निर्णय निर्माता है, जो डिसीजन मेकर है, जो निर्णय लेने वाला है, वो कौन है। तो यहाँ पे दो बातें हमें दिखी, एक तो हमारा प्रधानमंत्री और दूसरा हमारा मंत्रिपरिषद। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रधानमंत्री को भी देखना है और मंत्रिपरिषद को भी देखना है। तो आइए इस कक्षा में सबसे पहले हम लोग प्रधानमंत्री को समझते हैं। प्रधानमंत्री, अगर आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री
का जो पद है, इस पद को अगर देखा जाए तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद से ही प्रभावित है। प्रधानमंत्री का पद अगर हम इंग्लैंड की बात करें, प्रधानमंत्री के पद के लिए अगर हम इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का जो पद है, एक तो वो विकसित हुआ है, और दूसरा कि प्रधानमंत्री का अर्थ होता है सब में प्रमुख। बस प्रधानमंत्री कोई अलग से नहीं है, जो मंत्री हैं उन मंत्रियों में वो बस प्रधान है, उन मंत्रियों में वो क्या है, वो बस प्रधान है, अलग से उसका कोई स्टेटस नहीं है, वो भी एक तरीके का मंत्री है, बस सभी मंत्रियों में वो प्रधान है बस, तो वो प्रधानमंत्री हो गया। इस पद का अगर हम बात करें तो इस पद के विकास की बात करें तो इस पद का विकास इंग्लैंड में हमें देखने को मिला था। एक टाइम था जब इंग्लैंड की जो राजकुमारी थी उनका विवाह जर्मनी के राजकुमार से हुआ, तो जर्मनी का जो राजकुमार था वो इंग्लैंड का राजा बन गया। तो इंग्लैंड के राजगद्दी पे जब वो बैठा तो उसके साथ समस्या ये थी कि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, और जो काम कर रही थी सरकार इंग्लैंड में वो अंग्रेजी में काम करती थी, तो इंग्लैंड के लोगों को जर्मन नहीं आती थी और जो राजा था उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। अब यहाँ पे समस्या इस बात की हुई कि जो भी कार्य संसद में किया जा रहा है, सरकार जो निर्णय ले रही है या मंत्रिपरिषद जो निर्णय ले रही है, उस निर्णय को पहुंचाना है कहाँ तक, उस निर्णय को पहुंचाना है राजा तक, सम्राट तक, क्राउन तक, तख्त तक, लेकिन उस व्यक्ति को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं। ऐसे में जो तात्कालिक सरकार काम कर रही थी, उस तात्कालिक सरकार में उस मंत्रियों में एक मंत्री था जिनका नाम था बालपोल। ये भी मंत्री ही थे, मंत्री परिषद में सब मंत्री ही हुआ करते थे, बालपोल भी मंत्री थे। बालपोल के साथ फायदा ये था कि बालपोल को अंग्रेजी भी आती थी और बालपोल को जर्मन भी आती थी। तो अब जो कोई भी निर्णय किया जाए, जो कोई भी फैसला किया जाए, उसको सम्राट को बताने कौन जाएगा? तो मंत्रियों ने निर्णय किया कि भाई बालपोल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को आता है जर्मनी और अंग्रेजी दोनों आती है। तो बालपोल जाने लगे राजा के पास, सम्राट के पास। तो जो कुछ भी मंत्रिपरिषद का निर्णय वगैरह होता वो बालपोल के द्वारा राजा को सूचित किया जाता, सम्राट को बताया जाता और सम्राट से अनुमति ली जाती। तो ऐसी स्थिति में ऐसा मंत्री जो राजा तक जा रहा है वो अन्य मंत्रियों में प्राइम हो गया, अन्य मंत्रियों में प्रधान हो गया। तो ऐसे में लोगों ने वहां पे बालपोल को प्राइम मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दिया, और इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो पद था वो निकल कर आया। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को जो है वो वहां परंपराओं में विकसित हुआ और इस तरीके से प्रधानमंत्री। तो जनरली वो मंत्री ही है, बस उन मंत्रियों को समन्वित करने में थोड़ा सा श्रेष्ठ स्थान रखता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री है। ऐसे ही स्थिति भारत में भी प्रधानमंत्री की है। और प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। वास्तव में प्रधानमंत्री हमारा वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका। सारे जो निर्णय होते हैं वो प्रधानमंत्री के ही होते हैं। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री इन निर्णयों में मंत्रिपरिषद को साथ रखता है, लेकिन आप ये समझें कि प्रधानमंत्री के ही निर्णय मंत्रिपरिषद मानती है। प्रधानमंत्री का ही निर्णय कौन मानता है? मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के कार्य अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री के कार्य कुछ 3 व्यवस्थाओं के सापेक्ष देखने को मिलते हैं। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य एक अनुच्छेद है, अक्सर पूछा जाता है, आर्टिकल 78। इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो कभी अगर आपसे प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात हो तो आर्टिकल 78 बताना है। प्रधानमंत्री की जो कंडीशन है उस कंडीशन में प्रधानमंत्री कुछ काम राष्ट्रपति के सापेक्ष करता है, और ये राष्ट्रपति के सापेक्ष ही कर्तव्य हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया है, इसलिए उसके कुछ काम जो है वो मंत्रिपरिषद के सापेक्ष हैं, मंत्रिपरिषद के सापेक्ष है। चूंकि प्रधानमंत्री सदन का नेता भी है, इसलिए कुछ काम इसके सदन के लिए है। तो अगर प्रधानमंत्री के कार्य देखेंगे तो राष्ट्रपति के संबंध में कुछ कर्तव्य हैं, मंत्रिपरिषद के संबंध में कुछ इसके कर्तव्य हैं, और कुछ सदन के संबंध में कर्तव्य है जिसको ये निभाता है।
और आर्टिकल 74 ये स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पे हमारा जो राष्ट्रपति है वो काम करेगा और वो सलाहकारी नहीं, बाध्यकारी है। ये आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 75 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 75 की बात करेंगे, अनुच्छेद 75 की, क्योंकि दोनों अनुच्छेदों की बात करने की बात थी हमारी और दोनों अनुच्छेद मिलके ही इन दोनों व्यवस्थाओं को कंप्लीट करते हैं। आर्टिकल 74 में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मंत्री परिषद की संरचना देखने को मिलती है, मंत्री परिषद का गठन देखने को मिलता है। तो हम लोग मंत्री परिषद की संरचना यहाँ से देख सकते हैं। कुछ 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो संरचना से पहले हमें देखनी चाहिए। इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये महत्वपूर्ण बात। एक दो और महत्वपूर्ण बात है जो आपको यहीं पे नोट कर लेना चाहिए। पहली महत्वपूर्ण बात है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। साथ ही साथ मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। जो मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। अगर ठीक देखा जाए तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, ठीक देखा जाए तो इसे आप ये भी कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं, हमारे जो मंत्री हैं, मंत्रियों का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, मंत्रियों का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो यहाँ विथ प्लेजर वाला कॉन्सेप्ट मंत्रियों के संबंध में आप बता सकते हैं, मंत्रियों के संबंध में आप जता सकते हैं, लिख सकते हैं। यही कारण है जो अविश्वास प्रस्ताव है, अभी आजकल बहुत चर्चा में है अविश्वास प्रस्ताव। तो जब भी आप अविश्वास प्रस्ताव के संवैधानिक आधार की बात करेंगे, संवैधानिक आधार की, संविधान से नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो संवैधानिक नहीं है, उसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 75 बनता है। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 75 मान सकते हैं, क्योंकि 75 में लिखा है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व, देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व वो लोकसभा के प्रति है, लोकसभा के प्रति है। यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ आता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कभी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव का जो स्थान है वो हर स्थिति में हमारी लोकसभा है, क्योंकि हमारे जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी। अब थोड़ा सा हम वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। दो शब्द हमें देखने को मिलता है, एक तो हमें देखने को मिलता है मंत्री परिषद, और दूसरा हमें देखने को मिलता है मंत्रिमंडल।
मंत्रिमंडल। अक्सर हमारा जो छात्र है वो कंफ्यूज रहता है कि ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कितना अंतर है। तो समझते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। एक ग्राफ बना लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं और इसके हिसाब से समझते हैं। देखिए, ठीक है, इस तरीके का एक हम लोगों ने सर्कल खींच लिया है और इस सर्कल को थोड़ा समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। इस सर्कल में सबसे पहले जो केंद्र में हमने बना रखा है, यहाँ आप पीएम लिख सकते हो, पीएम प्रधानमंत्री लिख सकते हो, पीएम। इसके ऊपर वाला जो सर्कल है ना, इसे मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। इसके ऊपर वाला जो आधार है ना, इसे हम लोग स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। इसके ऊपर वाला जो है इसको हम लोग राज्य मंत्री कहते हैं, राज्य मंत्री कहते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, ये एक मंत्रिमंडल मंत्री हैं और ये प्रधानमंत्री है। इसके ऊपर उपमंत्री आते हैं, उपमंत्री आते हैं और इसके ऊपर देखोगे तो आप सचिव लिख सकते हैं, सचिव लिख सकते हैं। ये कुछ हमारी स्थिति होती है मंत्रिपरिषद की। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। देखिए, इसको हम लोग मंत्रिपरिषद के रूप में जानते हैं। तो मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा जो है, हम देख सकते हैं कि जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है ना। एक प्रधानमंत्री हमारा अकेले होता है, फिर इसमें हमारे पास कई सारे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। कुछ मंत्री हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग स्वतंत्र प्रभार रखते हैं, मतलब अभी स्वतंत्र प्रभार की बात करेंगे। हालांकि इनको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी लोगों को, कुछ लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो जाए, है ना, कुछ लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए कि सर ये जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है ये कौन से लेवल का मंत्री है, ये कैबिनेट मंत्री है या राज्य मंत्री है, तो इसको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहते हैं। तो वास्तव में वो राज्य मंत्री के भीतर आता है, राज्य मंत्री के रूप में आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में आप जो सचिव तक देख रहे हैं, ये इस लेवल तक आपको सब मंत्री ही दिख रहे हैं, सचिव के निचले स्तर तक। और सारे सचिव सबके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने सचिव को शामिल किया। आप चाहो तो सचिव को बाहर भी रख सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री, मंत्रियों के रूप में इन्हें इतने को हम मंत्री परिषद के रूप में जानते हैं। तो अगर आप मंत्री परिषद का सांचा देखें, ढांचा देखें, तो ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। बहुत सारे लोग हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। अगर आप संख्या इसकी देखना चाहो तो ये जो संख्या है, ये मंत्री जो लोकसभा है उसका 15%, 15%, लोकसभा का 15% आपका मंत्रिपरिषद हो सकता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये लिमिटेशन लगाई गई थी, नहीं तो मंत्रिपरिषद तो पहले और भी बड़ा होता था। तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की बात करें तो हमारा प्रधानमंत्री और इसके ऊपर का जो लेयर, बस हमारा प्रधानमंत्री, और ये जो ऊपर का लेयर है जिसमें महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, तो हमारा पीएम हो गया और कैबिनेट मंत्री हो गए। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है, तो कैबिनेट मंत्री को आप महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री कह सकते हैं, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री, विभागों के मंत्री, है ना। ये असल में क्रीमी लेयर है। इस वाले परत को, जो कैबिनेट मंत्री वाला महत्वपूर्ण विभागों वाला होता है, इस परत को कहा जाता है मलाईदार परत, मलाईदार परत, है ना। तो जो असली मंत्रालय है, महत्वपूर्ण मंत्रालय है, महत्वपूर्ण विभाग है, उसके मंत्रियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। प्रधानमंत्री और इस महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री को मिला के मंत्रिमंडल बनता है। क्या बनता है? मंत्रिमंडल। तो जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, इसको मिला के जो स्थिति बनती है, इसी को हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडल।
मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल का आकार जो है, मंत्रिमंडल का आकार जो है, आकार वो छोटा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। लेकिन शक्तियों के मामले में कहे तो सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा ही लिया जाता है। अर्थात शक्तियों की बात करें, आकार में छोटा है लेकिन शक्तियां अत्यधिक हैं। शक्तियां कैसी हैं? शक्तियां अत्यधिक हैं, शक्तियां इनके पास अत्यधिक है। वहीं पर मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा है, आकार में बड़ा है, लेकिन शक्तियां इसकी जो हैं वो कम है अपेक्षाकृत किसके? मंत्रिमंडल के। ऐसा नहीं है इसकी शक्तियां कम है, शक्तियां देखा जाए तो मंत्रिमंडल की अपेक्षा शक्तियां कम है, लेकिन वास्तव में जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का ही तो हिस्सा है। देखो ये वाला लेयर उठा के हमने यहाँ डाल दिया, तो यही वाला जो उठा के हमने यहाँ डाला है वही तो मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल वास्तव में मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है, लेकिन सारे महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है, कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। कैबिनेट की मीटिंग में सारे निर्णय लिए जाते हैं और फिर मंत्रिपरिषद को बता दिए जाते हैं और मंत्रिपरिषद उसी निर्णय को आगे बढ़ाता है। तो ठीक ठीक करे कि मंत्रिपरिषद केवल आदेशों का तामील करने वाला बन जाता है। यही कारण है कि मंत्रिपरिषद की शक्तियों को अगर मंत्रिमंडल के सापेक्ष देखा जाए तो मंत्रिपरिषद की शक्तियां थोड़ी सी कम होती हैं, मंत्रिपरिषद की शक्तियां थोड़ी सी कम रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद के रूप में हम देखेंगे और ये मंत्रिमंडल के रूप में देखेंगे। तो कई बार सवाल पूछा जाता है मंत्रिपरिषद से संबंधित, मंत्रिमंडल से संबंधित, तो आप बता सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के भीतर कुछ इस लेवल के मंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल के भीतर इस लेवल के मंत्री आते हैं। अब हमारी बात टिकती है आके स्वतंत्र प्रभार मंत्री पे, है ना। हमने मंत्री देख लिए, यहाँ से अगर हम मंत्री देखना शुरू करें तो यहाँ से मंत्री देखने की स्थिति में हमें जो है सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में हमारे पास प्रधानमंत्री, फिर इसके बाद मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे पास है, हमारे पास महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। देखिए महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं, विभागों के मंत्री हैं हमारे पास, इन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं, कैबिनेट मंत्री। यही है हमारा मंत्रिमंडल के मंत्री। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्वतंत्र प्रभार, कभी कभी राज्य मंत्री कहे जाते हैं, जनरली इन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहा जाता है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि आप इनके स्ट्रक्चर को समझ पाएं कि ये वास्तव में राज्य मंत्री होते हैं। फिर इसके नीचे आता है राज्य मंत्री, इसके नीचे आता है हमारा उप मंत्री और इसके नीचे आते हैं हमारे सचिव। तो मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर में कुछ ये लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री का कार्य आप समझते हैं, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री को भी आप कैबिनेट मंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन जो हमारा स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इसके साथ अलग स्थिति। स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो हमारा है ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेता है, ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेता है। सभी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता, ठीक है। ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेता है लेकिन सभी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता। तो जनरली कैबिनेट की मीटिंग में वही लोग भाग लेते हैं जो कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट की मीटिंग में कभी भी भाग नहीं लेता राज्य मंत्री। हमारा जो राज्य मंत्री है वो कभी भी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता, और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मीटिंग में भाग लेते हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं वो सभी कैबिनेट मीटिंग में भाग लेंगे,
और जो राज्य मंत्री है वो कभी भी कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेगा। अब प्रॉब्लम हमारे पास स्वतंत्र प्रभार वाले का है कि जब कभी इनके विभाग का मामला होता है, जब कभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री के विभाग का मामला होता है, इनके मंत्रालय का मामला होता है, जो मंत्रालय इनको मिला हुआ है उसका मामला होता है, तो ये कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। तो देखने में ये कैसे लग रहा है? देखने में ये कैबिनेट मंत्री लग रहा है। देखने में ये कैसा मंत्री लग रहा है? तो ये देखने में हमें कैबिनेट मंत्री लग रहा है, लेकिन सभी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता। अधिकांश टाइम ये हमें कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, भाग लेता वो नहीं दिखता। तो अगर ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले रहा है, इसका मतलब कैबिनेट मंत्री नहीं है। लेकिन जब ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग ले रहा है तो ये कैबिनेट मंत्री लगता है। अब कंफ्यूजन इस बात का है कि इसको कौन से प्रभार में रखें। इसका प्रभार क्या है? इसका प्रभार कैबिनेट का है या इसका प्रभार राज्य मंत्री का है? ये दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि यद्यपि ये कैबिनेट की कुछ मीटिंग में भाग लेता है, लेकिन अधिकांश समय भाग नहीं लेता। तो ज्यादा समय ये राज्य मंत्री रहता है, कभी कभी ये कैबिनेट मंत्री जैसा दिखता है, इसलिए इसका प्रभार कैबिनेट मंत्री का नहीं बल्कि राज्य मंत्री का है। इसका प्रभार कैबिनेट मंत्री का नहीं बल्कि राज्य मंत्री का है, इसीलिए हम लोगों ने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री लिख दिया, न कि स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री। तो इनका जो प्रभार है वो डिसाइड नहीं है कि ये कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, क्योंकि प्रभार में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री और फिर सचिव तो हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार कोई प्रभार नहीं है, इसलिए इनको किसके साथ जोड़ के रखेंगे? राज्य मंत्री। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ वाला ये मिटा सकते हैं, है ना, और मिटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। तो अब देखो इनका स्टेटस जुड़ गया, कहाँ पे जुड़ गया? राज्य मंत्री के साथ। तो अब अगर हमें बनाना हो लेयर, तो हम अपने मंत्री परिषद के लेयर में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सब मिनिस्टर और सचिव के रखेंगे। स्वतंत्र प्रभार जैसा कोई जो है प्रभार नहीं होता। तो इसलिए स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के पास विभाग होता है, मंत्रालय होता है, लेकिन ये डिसाइड नहीं रहता ना कि वो राज्य मंत्री की कैबिनेट मंत्री। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो कहाँ रखे जाएंगे? राज्य मंत्रियों के साथ रखे जाएंगे। तो कभी इस बात को लेके आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा मंत्री परिषद, जो कि वास्तविक कार्यपालिका है और सारे निर्णय इसी के द्वारा किए जाते हैं। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और जिसकी सलाह पे राष्ट्रपति काम करता है। ये सलाहकारी नहीं बाध्यकारी होते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे आपने देखा कि ये चीजें ऐसे चलती हैं। आज के लिए बस इतना ही इस कक्षा के लिए। आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और किसी प्रकार की कोई एजुकेशनल सहायता चाहते हैं, तो आप यहाँ मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अमरेंद्र पांडे नोट्स ये टेलीग्राम चैनल है, अमरेंद्र पांडे 1 PND1 ये इंस्टा ID है, और मेल ID है amrendra.pandey@studiiq.com। तो इस पे आप मेल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई मेंटरिंग चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरा कोड AP लाइव है। कोई भी एडमिशन अगर आप स्टडी IQ पे लेना चाहते हैं, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। 11 तारीख से हमारा नया बैच जो है वो शुरू हो रहा है स्टडी IQ का, तो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। AP लाइव कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और फिर हम लोग अगली महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।